अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत अहम है कि आप 15 दिन में कैसे एक कामयाब अकाउंटेंट बन सकते हैं। आज मैं आपको वो टिप्स दूंगा और दिन के हिसाब से बताऊंगा कि ठीक 15 दिन अगर आपने उसी तरह किया जैसे मैं टिप्स दे रहा हूं तो इंशाल्लाह ज़रूर आप एक कामयाब अकाउंटेंट बन सकते हैं। सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियो मेरी जो आए वो आपको बर वक्त उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग जो है वो कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है। ये कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है। अकाउंटिंग जो है इसमें ना तो वक्त ज्यादा लगता है समझने में, ये याद रखिएगा, वक्त ज्यादा नहीं लगता है। अकाउंटिंग जो है इतनी मुश्किल भी नहीं जितनी लोगों ने या तो बना दी है या लोगों ने उड़ाई हुई है। मुश्किल भी नहीं है अकाउंटिंग, मुश्किल भी नहीं है। अकाउंटिंग ड्राई भी नहीं है, जहां हमेशा ये मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ड्राई होता है। ये ड्राई बिल्कुल नहीं है। अगर ड्राई होता तो मैं कभी भी इस फील्ड में ना जाता, ये मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं आपको सारी वो टिप्स दूंगा जो सिर्फ 15 दिन में आप जो है वो इंशाल्लाह एक कामयाब अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं कि वो टिप्स क्या हैं, आप उसको फॉलो करें। उसमें मैंने हवाला दिया है मेरी 2 वीडियो का, वो ज़रूर देखें क्योंकि उस टिप्स से आधी टिप्स की जो बातें हैं वो मेरी उन सिर्फ 2 वीडियो में मौजूद हैं। तो वो ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको क्या फ़र्क महसूस होता है। तो आगे चलते हैं टिप्स पे। अब आप तैयार हो जाएं और गौर से सुनें। यह है टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 में यह है कि डेबिट और क्रेडिट के उसूलों को याद कर लें। बहुत थोड़े से उसूल हैं जिन्हें आपको याद करना होता है और मैंने आपसे कहा कि मेरी उर्दू में एक वीडियो मेरे चैनल पे ही मौजूद है डेबिट और क्रेडिट की, गौर से देखें उसे। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने उसे 2-3 दफ़ा देख लिया तो आपको ये चंद उसूल फौरन याद हो जाएंगे और आगे आपका ना कोई कंफ्यूजन रहेगा ना कोई रुकावट रहेगी। मैं एक बार फिर कहता हूं कि आपके सारे कंफ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे, सारी रुकावट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये उसूल आपको डेबिट और क्रेडिट हमेशा के लिए याद रह जाएंगे क्योंकि ये बुनियाद है। देखें, ये है बुनियाद। अब जब बुनियाद अगर मजबूत हो तो फिर बिल्डिंग जो है वो मजबूत ही बनती है। ये याद रखिएगा, ये अकाउंटिंग की बुनियाद है। इसीलिए मैं खासकर डेबिट और क्रेडिट के उसूल को सबसे मुकद्दम और पहला स्टेप समझता हूं कि बुनियाद ये है और ये हमेशा क्लियर होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। चंद उसूल है, आप मेरी वीडियो को दोबारा देख लें कि चंद उसूल है और आपको ज्यादा से ज्यादा, अब ये याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा, ये मैं बहुत ज्यादा भी करके अगर आप बताऊं तो 2 दिन चाहिए। ये मैक्सिमम है कि आप 2 दिन आपको चाहिए इसके लिए कि आप सारी चीजें जहन नशीन कर लें, तो 2 दिन आपको डेबिट और क्रेडिट के उसूल को याद करने में लगाना। डेबिट और क्रेडिट की
उर्दू में वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और उससे आपके डेबिट और क्रेडिट के उसूल न सिर्फ आपको पता चल जाएंगे बल्कि सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम आते हैं अगली टिप की तरफ। अब हम आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ कि दूसरी टिप क्या है। दूसरी टिप जो है वो है अकाउंटिंग साइकिल। अब ये अकाउंटिंग साइकिल है क्या? मेरी एक उर्दू में ही वीडियो है अकाउंटिंग साइकिल पे, इसी चैनल पर। आप बराह करम उसे 2-3 बार देखें ताकि अकाउंटिंग का पूरा साइकिल आपको पता चल जाए कि अकाउंटिंग की इब्तिदा कैसे होती है, फिर ये कहाँ जाती है वही ट्रांजैक्शन, फिर उसको कहाँ ले जाया जाता है, यहाँ तक कि वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर आखिरी में वो इस काबिल हो जाती है कि यहाँ पहुँचकर आप बआसानी फाइनल अकाउंट, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ या इनकम स्टेटमेंट अकाउंट हुआ, बैलेंस शीट हुई, ये कैसे बनती है ये आपको एक पिक्चर देगा कि अकाउंटिंग हम शुरू कहाँ से करते हैं। जब ट्रांजैक्शन रूनुमा होती है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, आगे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग के बाद हम उसकी पोस्टिंग करते हैं तो वो कैसे होती है, फिर बैलेंसिंग करते हैं वो कैसे होती है, उस बैलेंसेस के बाद जो है वो ट्रायल बैलेंस बनता है। ये सारा का सारा ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। मेरी वीडियो में ये बड़ा क्लियरली आपको बताया गया है, उसे आप मिस ना करें। और ये साइकिल का अगर अंदाज़ा किसी को नहीं होता कि फाइनल अकाउंट्स ट्रांजैक्शन से जो शुरू होता है, देखें एक बिजनेस में सबसे पहले रूनुमा होती है ट्रांजैक्शन और आखिरी चीज़ बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आखिरी है, यहां से ट्रांजैक्शन चली और कैसी तरतीब इसकी बनी कि फाइनल अकाउंट बनाने में आसानी हो गई। ये अंदाज़ा अगर किसी अकाउंटेंट को नहीं है, अगर किसी अकाउंटेंट को नहीं तो फिर वो फुल अकाउंटेंट नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, आपको इस पूरा साइकिल को समझने में और याद करने में इसमें सिर्फ 8 मरहले हैं, सिर्फ 8 मराहिल हैं जो आपको याद रखने हैं कि ट्रांजैक्शन कहाँ से फिर कहाँ जाती है, उसके बाद कहाँ जाती है। जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन रूनुमा हो रही है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने से पहले हम उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं वो भी मैंने मुख्तसरन सब बता दिया है उस वीडियो में। फिर वो रिकॉर्ड कैसे होती है वो भी बता दिया है, रिकॉर्ड के बाद कहाँ जाती है फिर कहाँ जाती है। इस तरह 8 मराहिल से वो गुजर कर ऐसे एक शेप में आ जाती है फिगरें सारी डेबिट और क्रेडिट की कि उससे फिर फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं और उसमें फिर कोई भी किसी किस्म की भी दुश्वारी नहीं आती है। तो ये है, और इस साइकिल को जो 8 मराइल हैं आपको 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे। पहले हमने कहा टिप नंबर 1 में 2 दिन, अब हम कह रहे हैं टिप नंबर 2 में 2 दिन, तो ये 4 दिन यहाँ आपके पूरे हो गए। अब आइए हम जाते हैं टिप नंबर 3 पर। अब हम आए हैं टिप नंबर 3 पर। टिप नंबर 3 जो है वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग। कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है।
आपने अगर मेरी दोनों वीडियो डेबिट और क्रेडिट और आपने अकाउंटिंग साइकिल वाली अगर वीडियो देख ली है तो डबल एंट्री बुक कीपिंग आपको पता चल गई होगी कि ये वही डबल एंट्री है जहां हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हम उसे डबल कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन जो है उसके दो अफेक्ट निकलते हैं, कोई है डेबिट हो रहा होता है, कोई क्रेडिट हो रहा होता है, और फाइनल ये होता है कि हम इसे कहेंगे कि टोटल ऑफ डेबिट या आप कहें सम ऑफ डेबिट, एक ही बात है कि डेबिट का जो टोटल होगा किसी एक ट्रांजैक्शन में वो इक्वल होगा, बराबर होगा क्रेडिट के टोटल से, इसीलिए हम उसे डबल एंट्री कहते हैं कि ये एंट्री दो जगह पे एंटर होती है। कोई भी एक ट्रांजैक्शन, अब आप ले लें कि मैंने बैंक में अगर समझें कि डिपॉजिट की, मैंने बैंक में डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये मेरी वीडियो में आपको तफसीलन आपको ये मिल जाएगा। अगर हमने डिपॉजिट किया है तो अभी हमें पता चलता है कि कैश हमारा जो है वो कम हो गया, क्योंकि कैश हमने बैंक में जमा करा दिया, जो कैश इन हैंड था वो कम हो गया, बैंक में जमा हो गया तो बैंक में बढ़ गया। अब ये दोनों असेट हैं और असेट का रूल यही है कि असेट जो है अगर इंक्रीज होता है, बढ़ता है तो डेबिट होगा, और अगर कम होता है तो क्रेडिट होगा। ये रूल मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है और उसको आप तफसीलन देख सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे, दूसरी एंट्रीज को भी देखेंगे, और अगर आपके पास 9th ग्रेड की या ओ लेवल की बुक है आप उठा के देखेंगे, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा, ये टिप नंबर 3 तक, तो आपका कॉन्सेप्ट डेबिट और क्रेडिट का हल हो गया है। जहां आपको ये बताया गया है उस वीडियो में कि डेबिट का मतलब ये नहीं है कि प्लस हो या माइनस हो, ये डिपेंड करता है कि आपका हेड ऑफ अकाउंट कौन सा है। हेड ऑफ अकाउंट भी वहाँ तफसीलन बयान कर दिए गए हैं। और एक दफ़ा फिर यहाँ मैं मुख्तसरन बता दूँ कि टोटल यही एलिमेंट्स होते हैं, हम इसे एलिमेंट्स कहें या टाइप्स कहें, जो अकाउंटिंग, सारी अकाउंटिंग इसके गिर्द घूमती है। असेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल है, लायबिलिटीज हैं और रेवेन्यूज है। इन सब की अपनी ओरिजिनल जो प्लेस होती है, अपनी प्लेस जो है ओरिजिनल कि कहाँ इसका बैलेंस जो होता है असेट का डेबिट में। अब देखिए ये आपको सिर्फ याद करना है, बाकी इन तीनों का क्रेडिट। अगर असेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, अगर कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। और सेम सिचुएशन एक्सपेंस की भी होती है कि अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। ये दो एक ही कैटेगरी में आएंगे डेबिट और क्रेडिट के मामले में, कि बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। इन तीनों का मामला अलग है। ये तीनों अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और अगर ये कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। लायबिलिटी कम हो जाए, कैपिटल कम हो जाए, या रेवेन्यू है इनकम कम हो जाए तो वो डेबिट होता है। सिर्फ ये एक वाहिद तरीका है डेबिट और क्रेडिट के हेड कैसे, कौन सा डेबिट कब होगा, कब, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग आपको सिखाती है। आप मेरी वीडियो में जाएंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि एसेट के मायने क्या हैं, एक्सपेंस के मायने क्या हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, लायबिलिटीज। यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ,
जैसे रेवेन्यू कहाँ, उसमें ये मौजूद है। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि एक एंट्री दो जगह पे जाती है। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट होगी ही होगी, या जो क्रेडिट हो रही है तो उसके अगेंस्ट में डेबिट होगा ही। ये नहीं हो सकता कि एक एंट्री सिर्फ डेबिट पे बने या क्रेडिट पे बने, इसमें दोनों अफेक्ट लाजमन आएंगे। इसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। अच्छा, ये चूंकि थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है कि आप उसमें कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, अपनी कोई 9th ग्रेड की हो या ओ लेवल की बुक हो या बेसिक अकाउंटिंग की बुक हो, वहाँ आप ये चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इसको जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा, और आप ये देखेंगे कि आपका इससे पहले हो जाएगा। मैं इसको 4 दिन का वक्त दूंगा। आपका ये 4 दिन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली टिप में 2 घंटे, दूसरी टिप में 2 घंटे, तीसरी टिप में 4 घंटे, टोटल 8 घंटे नहीं, दिन, 4 दिन का वक्त है। पहली टिप में हमने कहा कि 2 दिन, दूसरी में 2 दिन, और ये वाली बुक कीपिंग के लिए 4 दिन, तो टोटल आपके 8 दिन हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ कि ये 3 ट्रिप समझने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा चला जाएगा और आप अपने आप को खुद अकाउंटेंट फील करने लगेंगे। आप फील करने लगेंगे कि आपको अकाउंटिंग अब आ रही है, क्योंकि आपने सारी बुनियाद अकाउंटिंग के जो है वो कैप्चर कर ली है, अपने हाथ में ले ली है, और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं। तो आगे चलते हैं कि आगे की टिप क्या कहती है। अब हम आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। यहां तक आने के बाद टिप नंबर 3 को अगर आपने फॉलो किया है उसी तरह जिस तरह मैंने कहा है, जो 8 दिन लग चुके हैं, अब आपको पूरा अंदाजा है कि डेबिट और क्रेडिट कब करते हैं। अब यहां आपको सिर्फ जरूरत ये है कि यहां आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के फॉर्मेट्स को देखेंगे। देखिए, अकाउंटिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड्स रूल पे बनाई जाती है, उसका एक तरीका है, उसी तरीके पे अकाउंटिंग की जाती है। और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आपको मेरे पिछली वीडियो में भी नज़र आए होंगे, वो भी आपने अगर देखा है तो आप उससे मानूस होंगे अभी। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हम किसे कहते हैं? या तो एंट्रीज जो हैं हम जर्नल से करते हैं, जर्नल एंट्री से करते हैं, जहां डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को करना है जो आपको आता है, या फिर हम क्रेडिट परचेज जैसे हैं उसको हम परचेज डे बुक में पहले डालते हैं। तो आपको ये पता हो कि इसके फॉर्मेट क्या है, कम से कम ये अंदाजा होना चाहिए। अब परचेज रिटर्न है डे बुक, आपको डेबिट क्रेडिट का अब कोई मसला नहीं है। उसके बाद है सेल्स डे बुक, और उसके बाद है सेल्स रिटर्न डे बुक। इसकी अपनी एक ही कॉलम होता है, उसमें इसकी साइड होती है डेबिट, इसकी साइड होती है क्रेडिट, क्योंकि ये ऑपोजिट है परचेज के, कि परचेज रिटर्न हुआ है। इसकी साइड रेवेन्यू है, आपको कहा था कि रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, यहाँ रेवेन्यू कम हो रहा है तो इसकी साइड डेबिट है। अब इसका फॉर्मेट आपको सिर्फ देखना है कि ये इस तरह का एक फॉर्मेट होता है, यहाँ पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ डेट होते हैं।
और अगर डिस्काउंट है तो यहाँ डिस्काउंट लिख के फाइनल अमाउंट यहाँ लिखी जाती है। अगर ये परचेज डे बुक है तो इसका जितना भी टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में हम डेबिट करते हैं, इसका टोटल डेबिट किया जाता है परचेज अकाउंट में। जिन जिन से परचेज किए उनके इंफ्रादी अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं कि वो लायबिलिटी है, उधार माल लिया है, उनको हम क्रेडिट करते हैं। ज़ाहिर है इन सबको क्रेडिट करेंगे और इसकी टोटल अमाउंट को डेबिट करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल एक सा ही होगा। लेकिन आपको ये फॉर्मेट कम से कम आपको पता हो, क्योंकि आजकल वैसे इतनी मैनुअल अकाउंटिंग तो होती नहीं है, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर पे ही हो रही होती है, ERP पे हो रही होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए या तो एग्जाम्स के लिए या अपनी नॉलेज के लिए भी ये क्या है। अब जनरल जो है जिसे हम जनरल कहते हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है। बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है कि यहाँ डेट का कॉलम होता है, यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, यहाँ डेबिट है, क्रेडिट। जो भी एंट्री बनती है, पिछले जो मैंने बनाई कि बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, आपको याद होगा कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एक एंट्री मैंने बनाई थी, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है तो आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे कि बैंक को अमाउंट को यहाँ डेबिट कर देंगे और कैश जो है वो क्रेडिट में लिख देंगे। बैंक को बैंक अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, कैश को कैश बुक में पोस्ट कर देंगे। तो उसके बाद कैश बुक का फॉर्मेट देख लें कि कैश बुक दो तरह की होती है। वो मेरी इंग्लिश की वीडियो में कैश बुक पे अलग एक वीडियो भी है जहां आप जाकर फॉर्मेट देख सकते हैं कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या है। आपको डेबिट और क्रेडिट का मसला नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मेट्स देखना है कि उस फॉर्मेट में हम कैसे उस अमाउंट को रखते हैं। आपको 2 दिन बहुत ज़्यादा करके अगर मैं बताऊं तो ये 2 दिन का टाइम, जबकि आपको 2 दिन नहीं लगेगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट से आप मानूस हो चुके हैं। हमने पहले ये कहा था टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, टिप नंबर 4 घंटे गालिबन, और ये है टिप नंबर 4। तो टोटल हमारे पास हो गए, मैं घंटे की बात कर रहा हूँ, ये दिन है, बड़ी माजरत, ये 10 दिन आपके यहाँ पूरे हो चुके हैं टिप नंबर 4 में। आइए देखते हैं टिप नंबर 5 क्या है। मैं थोड़ा सा आराम पसंद हूँ और पढ़ाते हुए भी पढ़ते हुए भी था, बड़ी पोस्टों पे रह के भी, कि सुकून से काम करना है और हर चीज़ को समझकर करना है। तो जाहिर है आपको अब 10 दिन यहाँ हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। अब ये 11वां दिन है जिस पे आप काम करेंगे। मैं यहाँ ये आपसे बात करूँगा कि इस दिन कुछ ना करें, कुछ ना करें, कोई नया असाइनमेंट नहीं आज आपके लिए। बिल्कुल सुकून से जो आपने इन 10 दिन में आपने जो की है मेहनत, उसको रिटेन करें और कोई नया असाइनमेंट ना लें। सिर्फ इतना सा वक्त निकालें, थोड़ा सा वक्त निकालें इसमें आप। यहां मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस से आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी एफिशिएंसी और आप में एक निखार आ जाता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपको याद भी रह जाएगा और उसके बाद गलती के इम्कानात बिल्कुल कम हो जाते हैं। आप सिर्फ उस दिन थोड़ा सा वक्त निकालें और कोई भी बुक उठाएं, कोई भी,
अकाउंटिंग की बुक, यहां हम बुक की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। कोई भी अकाउंटिंग की बुक हो, चाहे कोर्स की हो, कोई भी बुक अकाउंटिंग की, उसके पीछे अब आप जाएं एक्टिविटीज में या एक्सरसाइजेस दी हो, आप ये देखेंगे कि आप 80% हल कर लेंगे। आप 80% हल कर लेंगे। ये मैं आपको बहुत ही दावे से कह रहा हूं कि ये 80% मैं मिनिमम कह रहा हूं। आप इससे ज़्यादा इस वक्त 11वें दिन इसकी सलाहियत रखते हैं। और ये भी बता दूं कि आपने जो कुछ हासिल किया है वो वीडियो की मदद से इतनी जल्दी हासिल किया है। किताब पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है उसको समझने में, फिर उसको तो जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट की वो वीडियो की मदद से आज आप इस कंडीशन में हैं कि आपको कोई भी, यानी आप खुद फील करेंगे कि भाई हमें कम से कम अकाउंटिंग का अब कॉन्सेप्ट भी आ गया और अकाउंटिंग करनी भी आ गई। तो ये मैं अभी भी कहूँगा कि आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा जिसका मैंने आपसे कहा है। अब ये चूंकि 10 दिन, ये आज 11वां दिन था, तो इसको मैं सिर्फ एक दिन दूंगा कि आप एक दिन ये करें। टिप नंबर 1 2 दिन, टिप नंबर 2 2 दिन, टिप नंबर 3 4 दिन, टिप नंबर 4 का हमने ये कहा था कि आप 2 दिन लेंगे, तो यूं हमारे 10 दिन हुए थे और यहां मैं कहूँगा 1 दिन, तो यूं आपके 11 दिन यहाँ लग चुके हैं। और 11 दिन में आपकी पोजीशन ये है कि आप अपनी बुक उठाएंगे, कोई भी कोर्स की हो या अकाउंटिंग की बुक हो, तो आप उसमें से देखेंगे कि कम से कम 80% आप हल आराम से कर लेंगे। आगे आते हैं। अब हम आए हैं टिप नंबर 6 पर। अब ये देखें कि आपको यहाँ 11 दिन हो गए हैं और ये 11 दिन हो चुके थे। ये 12वां दिन है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी 2 उर्दू वाली वीडियो देख लें, और उम्मीद है आपने देख ली होगी। जब आपने उस पर टाइम दिया तो आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसमें मैंने बड़ी तफसील से वाज़ेह किया हुआ है। तो अब आप इस नतीजे पे हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस का अंदाज़ा है कि ट्रायल बैलेंस कैसे और किस तरह से हासिल होता है। अब जब ट्रायल बैलेंस आपको पता है तो फिर हम आते हैं फाइनल अकाउंट्स की तरफ। उस वीडियो में आपको बताया गया है कि फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस से हम कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये आपको अब फॉर्मेट देखना है। बाकी तो आपका डेबिट क्रेडिट का मसला तो हल हो गया है। फॉर्मेट क्या है? अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जैसे हम सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी इनकम है या रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे, तो रिजल्ट हमारे सामने आएगा, या प्रॉफिट में होगा
या लॉस में होगा। अगर रेवेन्यू कम है तो लॉस हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ गए हैं तो, अगर एक्सपेंस कम है रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसका एक फॉर्मेट है कि हम यहाँ सेल्स लेते हैं। अब फर्ज करें कि सेल्स है 10,000 की, अगर सेल्स रिटर्न है तो हम यहाँ शो करते हैं सेल्स रिटर्न। फर्ज करें कि 500 की थी, अब ये हमारी निकली नेट सेल, और हम नेट सेल पे ही हमारी फिगर को कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर सेल 10,000 की थी, रिटर्न हुआ 500, तो हमने इसको डेबिट क्यों नहीं कर दिया, डायरेक्ट यहाँ फिगर क्यों नहीं आ गई थी अकाउंट्स में 9,500 की। भाई ये भी तो हो सकता था कि सेल्स को डेबिट कर दें। ये क्या ज़रूरत है कि सेल्स रिटर्न को हम डेबिट कर रहे हैं एक दूसरा अकाउंट खोल के। इसी तरह परचेज में कि परचेज रिटर्न को डेबिट कर रहे हैं, हम परचेज को ही कम कर देते, आसान हो जाता। बात सिर्फ ये है कि अकाउंटिंग सिर्फ फिगर्स के लिए नहीं चाहिए होती है, अकाउंटिंग को रीड करना होता है, उसके फॉर्मेट्स को, फाइनल अकाउंट्स को हमें रीड करना होता है और उसको एनालाइज करना होता है। अगर ये डायरेक्ट माइनस हो जाता और ये 9,500 की सेल की फिगर आती, तो ओनर को या मैनेजमेंट को ये कैसे पता चलता कि हमारा कितना % माल वापस आता है। जब परसेंटेज हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो सोचने पे मजबूर होते हैं, क्या हमारी प्राइस ज़्यादा थी कि उसको कहीं और नज़र आया और उसने वापस कर दिया, क्या हमारी क्वालिटी ख़राब थी कि उसने वापस कर दिया। तो ये सारी असेसमेंट जो है वो ये बताता है, ये फिगर आपको बताती है कि देखिए इतनी सेल पे इतना रिटर्न हो रहा है, तो इसलिए उसको अलग शो किया जाता है। इसी तरह परचेज में कि क्या हम उस सप्लायर से माल ले रहे हैं जिसका माल अच्छा नहीं है कि बार बार उसको रिटर्न करना पड़ रहा है, तो हटाओ, हमारी किराए भी दे रहे हैं, हमारे आदमी भी लग रहे हैं, वेयर हाउस में उतार भी रहे हैं, फिर वापस उनको गाड़ी में रख के देना पड़ रहा है, तो ये हमारा लॉस है। तो ये परचेज रिटर्न से पता चलता है कि भाई बार बार हम क्यों सप्लायर को माल वापस कर रहे हैं, और अच्छे वाले सप्लायर क्यों नहीं पकड़। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस की हैं, इसलिए ये होता है। अब देखिए, अब हमें निकालना होता है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है कि जो माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या आई। तो फर्ज करें कि हमने परचेज किया था, हमने परचेज किया था 7,000 का, हमने लेस रिटर्न भी कर दिया था, कुछ माल हमने रिटर्न कर दिया था 1,000 का माल। ये हमारी नेट परचेज थी, मगर अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ये सारी मेरी वीडियो में ये चीज़ें मौजूद हैं, मैं सिर्फ एक आपको रिकैप करा रहा हूँ। अब ये स्टॉक बचा हुआ है, ये जो हमने आइटम जो सेल किए हैं वो इस अमाउंट के नहीं किए हैं, ये आइटम हमारे पास 1,000 का पड़ा हुआ है, इसको हम इन्वेंट्री में हमारे एसेट में डालेंगे और यहाँ से कम कर देंगे। तो ये 5,000 रुपये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आई है कि जो माल हमने 9,500 का बेचा था उसकी कॉस्ट आई थी 5,000 रुपये। तो जब 5,000 रुपये, तो ये हमारा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस क्यों है अभी, कि अभी और खर्चे हमने नहीं डाले हैं, बाकी के एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, सारे ऑफिस के अपने एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट के होते हैं, इसके तो जितने भी एक्सपेंस हैं यहाँ मेंशन कर देते हैं और उनका टोटल यहाँ से हम माइनस करते हैं। फर्ज करें 2,500 के एक्सपेंसेस थे, तो यहाँ आके हमें नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मिलता है। मकसद यहाँ बताने का आपको ये था, उस वीडियो में तो बताई गई है, मकसद आपका ये था मेरा कि आप इस फॉर्मेट को याद करें और ट्रायल बैलेंस से फिगर जो है अपने हाथ से डालें। आपको अपनी बुक में ट्रायल बैलेंस बने हुए मिलेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस है,
आप इसको अपने हाथ से डालें कि फॉर्मेट ऐसा होता है, सेल्स आगे जाती है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल होती है, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मेट के लिए मैं दे रहा हूं आपको 2 दिन। पहले हमारे पास दिन हो गए थे, टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, टिप, और उसके बाद था टिप नंबर 4 में, फिर टिप नंबर 5 में। 8, 10, 11 ये हो गए। अभी मैं दे रहा हूं 2 दिन, ये हो गए 13 दिन। आपके 13 दिन मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ, जहां आप फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के काबिल हो गए हैं। ये सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस है। एक दफ़ा आपने सिंपल बना लिया, फिर उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स आएंगी डेबिट क्रेडिट का आपको मसला नहीं है। आप खुद ही अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं, तो आप खुद ही भागना शुरू कर देंगे। ये मैं आपसे गारंटी आपको दे रहा हूं। अब आइए टिप नंबर 7 और आखिरी टिप क्या है। अब ये आखिरी टिप है टिप नंबर 7। उसी ट्रायल बैलेंस से जो आपने उस वीडियो में भी मेरी देख लिया और आप समझ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे निकला था, आपने उस ट्रायल बैलेंस से रेवेन्यू और एक्सपेंस के तमाम हेड निकालकर इससे प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया था। अब उस ट्रायल बैलेंस में जितने भी असेट्स के अकाउंट होंगे, जितनी भी कैपिटल के अकाउंट होंगे, बस अब पार्टनर्स होते हैं तो हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल भी लिखा होता है। ओनर एक है तो कैपिटल अकाउंट होता है, शेयर होल्डर्स हैं तो इक्विटी लिखा होता है, उसमें शेयर होल्डर्स के का कैपिटल होता है वो, और लायबिलिटीज। अब आपको यहां भी इसका फॉर्मेट देखना है। मेन काम है फॉर्मेट, बाकी चीजें आपके सामने हैं। आपको ट्रायल बैलेंस का पता है, आपको यह भी पता है कि डेबिट क्रेडिट में सारे हेड्स लिखे हुए हैं। आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को पिक कर लिया, उससे आपने ये बना लिया, बाकी के ये बचे हुए हैं। अब आपको इसको कैपिटल है, यहां आपको असेट्स डालना है, और ये एक फॉर्मेट है जैसे कि वो आपको प्रॉपर बुक्स में भी मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। मेरी वीडियो अगर इंग्लिश में भी देखेंगे तो इसके फॉर्मेट्स मौजूद हैं फाइनल अकाउंट्स में। अब ये फिक्स एसेट्स है, आपने फिक्स एसेट्स में लिखना शुरू कर दिया कि जो जो फिक्स एसेट्स होंगे टोटल फिक्स एसेट्स आ जाएंगे, फिर करंट एसेट्स आ जाएंगे, ये इसकी तरतीब बनेगी। आपने ये लिखा, ये टोटल आ गया। यहां आपने कैपिटल की अमाउंट डाली, जो प्रॉफिट हमें हुआ होगा वो यहां प्लस होगा, अगर लॉस हुआ होगा तो यहां वो माइनस होगा। उसके नीचे हम आएंगे लायबिलिटीज पर। अब लायबिलिटीज भी फिर आप देखेंगे कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पहले दी होती हैं, वो लायबिलिटीज जो आपको जल्द अदा करनी है, साल के अंदर ही अदा करनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। जैसे आपके सप्लायर हैं, जैसे आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, या आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है कि भाई मैं 6 महीने बाद वापस कर दूंगा, और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बैंक के इस तरह के भी लोन होते हैं कि आप 5 साल में अदायगी करेंगे, तो इस तरह के लोन जो हम उसको, अब वजह क्या है कि हम शॉर्ट टर्म को अलग लिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म को अलग लिख रहे हैं? वजह सिर्फ ये है कि जब कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल देखना होता है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि आपका ये सारी फिगर्स का टोटल सेम होगा, इसका और इसका। क्यों? कि हर चीज़ डबल एंट्री पे चल रही है। अगर आपने यहाँ कैपिटल लिखा है तो उस वक्त एंट्री बनाई होगी कि कैश आया है, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, उसी अमाउंट से। हर चीज़ आपने डबल एंट्री से बनाई है।
तो यहाँ टोटल आपका सेम ही होगा। अच्छा, अब ये बात हो रही थी कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को भी अलग क्यों करते हैं। कंपनी को अपनी लिक्विडिटी देखनी होती है। करंट एसेट्स वो हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं यहाँ, तो ज़ाहिर है कल वो कैश आ जाना है। अब फर्ज करें कि लायबिलिटीज आपकी जो है वो फौरन जो अदा करनी है वो है 1 लाख, और ये जो कन्वर्ट कैश में हो सकते हैं करंट लायबिलिटी, अगर ये है 2 लाख, तो कंपनी को इत्मीनान होता है कि हमारे हाथ में लिक्विड कैश इतना है और हमें इतनी लायबिलिटी पे करनी है। अगर मामला उल्टा होता है तो कंपनी फिर उसके हिसाब से अपने फैसले कर सकती है। तो ये है 7 दिन। अब ये देख लें आप कि ये पहली टिप, ये दूसरी टिप, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये 7वीं, ये हो गए पूरे 15 दिन। आप यकीन करें, आप चाहें तो इससे कम दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये 15 दिन मैंने ना कम बताए हैं और कि आप कर ना पाए। आप उसी तरह वीडियो को जिस तरह मैंने कहा है आप देखें, और इंशाअल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि 15 दिन की सिर्फ गेम है। 15 दिन में आप अकाउंटेंट बन गए। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कहीं भी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, आपका कैरियर आगे बढ़ता जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप फिर एक कामयाब अकाउंटेंट के तौर पे उभरेंगे। गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो और अपलोड करने लगा हूँ ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आई है तो, और कमेंट करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।